नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 5001 यानी कि डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर्स में A+ ग्रेड लेके आनी है और निश्चित रूप से आप ये प्राप्त कर पाएंगे अगर मेरे वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखेंगे और अपने नोट्स खुद बनाएंगे और मेरे निर्देशानुसार कार्य करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ये यूनिट 2 है स्टील बीम्स और इस पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आशा आपने देखा होगा। ये दूसरा वीडियो है और मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन लिया करता हूँ ताकि चैप्टर को समझने में आसानी हो। ये जो क्वेश्चन लिया ये 2020 में आया हुआ है आपके BTR के एग्जाम में और ये भी डिजाइन का नहीं है। आपको बीम सेक्शन दे रखा है, हमें चेक करना है कि ये सेक्शन जो है वो किस प्रकार का है। हमें सारे चेक लगाना है। हमें चेक फॉर शियर, चेक फॉर डिफ्लेक्शन और चेक फॉर बेंडिंग स्ट्रेंथ सभी लगाना है। यानी हमें डिजाइन नहीं करना है, केवल ये पता करना है कि ये सेफ है या अनसेफ है। पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने बेंडिंग स्ट्रेंथ निकाली थी बीम की और इसमें हम चेक करेंगे बीम का सेक्शन दे रखा है, इसमें इवन आपको लोड भी दे रखा है। पिछले वाली जो प्रॉब्लम थी नंबर 1 उसमें लोड नहीं दे रखा था, हमें केवल बेंडिंग स्ट्रेंथ निकालनी थी। आसान क्वेश्चन था। इस बार हमको सब कुछ करना है। बेंडिंग स्ट्रेंथ को चेक करना है और शियर में चेक करना है, डिफ्लेक्शन में भी चेक करना है। अच्छा क्वेश्चन है और आप इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो पहले अपन क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। 2020 का है ये। आपको जो मैंने PDF दे रखी है उसमें आपको ये पेज नंबर 26 में मिलेगा। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना। सिंपली सपोर्टेड स्टील जॉइस्ट, एक्चुअली बीम सेक्शन को जॉइस्ट भी कहते हैं, JOIST। सिंपली सपोर्टेड स्टील जॉइस्ट ISLB इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम 200 at the rate of 194.2 न्यूटन पर मीटर सेक्शन और 4 मीटर इफेक्टिव स्पान आपको दे दिया है। is laterally supported throughout. It carries a total uniformly distributed load of 40 kilonewton. यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ कई स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो इसको 40 किलो न्यूटन पर मीटर मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिए। इट कैरीज ए टोटल UDL, कुल। जैसे बीम का स्पान है 4 मीटर, अगर मैं पूछूं स्मॉल w क्या होगा तो 4 मीटर में 40 किलो न्यूटन है तो 1 मीटर में 40/4 यानी कि 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ध्यान रहे, ये गलतियां बच्चे करते हैं, आप ना करें। हाँ, इट कैरीज टोटल UDL जो है 40 किलो न्यूटन इंक्लूसिव ऑफ सेल्फ वेट, इसमें खुद का भार शामिल है। हम आने वाले वीडियोस में कुछ क्वेश्चन करेंगे डिजाइन में, उसमें सेल्फ वेट कैसे निकालते हैं, कैसे एज्यूम करते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जब ये आपको कह रखा है कि इसमें सेल्फ वेट बीम का शामिल है तो आपको चिंता नहीं करनी है। यूजिंग स्टील ऑफ ग्रेड Fe410 जो कि हमेशा लेते हैं, जिसमें Fy कितना लेते हैं 250 न्यूटन पर mm²। चेक द सेक्शन फॉर, हमें इस सेक्शन को चेक करना है। किसके लिए? शियर के लिए पहला, दूसरा बेंडिंग स्ट्रेंथ के लिए और तीसरा डिफ्लेक्शन के लिए। हमें तीनों चेक लगाना है और ये चेक जब आप समझ जाएंगे अच्छे से तो फिर डिजाइन के क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। आप अपने साथ में पेन कॉपी लेके बैठे और साथ साथ में नोट करें, हालांकि मैं बहुत धीमे धीमे काम करूंगा। तो पहले तो मैंने क्या किया, लिख दिया गिवन ISLB 200 एट द रेट 194.2 न्यूटन पर मीटर, स्टील ग्रेड Fe410, इफेक्टिव स्पान स्मॉल l 4 मीटर। 4 मीटर को हम कहेंगे 4000 mm। ये बाद में जब हम निकालेंगे ना वाई मैक्स मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो ये 4000 काम आएगा, इसलिए मैंने लिख दिया विषय। और UDL जो है टोटल
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, टोटल यूडीएल इंक्लूडिंग सेल्फ वेट, ये है 40 किलो न्यूटन। चेक फॉर शियर, चेक फॉर बेंडिंग स्ट्रेंथ एंड चेक फॉर डिफ्लेक्शन को पता करना है। देखिए अब मैं इस क्वेश्चन को बहुत स्पीड से करूंगा, आप हर चीज को ध्यान से देखें। मैंने पिछले वीडियो में सब कुछ समझा दिया था कि कौन सी टेबल से कौन सी चीज कहाँ देखनी है। इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी लेकिन कम पड़ेगी, क्योंकि हम काफी बातें पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। कुछ जगह जरूरत पड़ेगी जो हम नया करेंगे। सॉल्यूशन स्टेप नंबर 1, ये मैं पहला स्टेप लिख रहा हूँ। पहले स्टेप में क्या होता है, जितने भी डाटा दे रखे हैं आपको वो सब लिख लो एक चीज। दूसरा जो मुख्य मुख्य बातें होती है उनको भी याद कर लो। जैसे देखिएगा और Fe410, अच्छा कई बार Fe410 को E250 ग्रेड स्टील भी कहते हैं, क्योंकि इसकी Fi 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, ये आपको लिख देना चाहिए। फिर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको दिया ना टोटल यूडीएल इंक्लूडिंग सेल्फ वेट, ये फैक्टर नहीं है, ये वर्किंग है, यानी एक्चुअल में ये लोड आपका काम कर रहा है, एक्टिंग लोड है ये। तो हमें चूंकि डिजाइन करना है तो कोड के हिसाब से डिजाइन करने में आपको निकालना होता है फैक्टर्ड लोड। पर एक बात और ध्यान रखिएगा, डिजाइन करने में तो फैक्टर्ड लोड ही काम आता है, लेकिन जब हम चेक फॉर डिफ्लेक्शन करेंगे तो उसमें ये एक्चुअल लोड ही काम आएगा, क्योंकि जो होता है ना डिफ्लेक्शन, वो सर्विसिबिलिटी कंडीशन होती है। डिफ्लेक्शन कम्स अंडर सर्विसिबिलिटी कंडीशंस, तो उसमें जो सर्विस लोड होते हैं ना वही काम आते हैं, यानी कि एक्चुअल लोड जो काम आता है, जो एक्चुअल में काम कर रहा है। तो लेकिन हम डिजाइन जब करेंगे तो हमेशा डिजाइन के अंदर तो आपको फैक्टर लोड ही काम लेना होता है। तो हम निकालेंगे फैक्टर लोड, कैसे निकलेगा, हम सर्विस लोड को 1.5 से गुणा करेंगे, जो कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स होता है। देखिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स गामा एफ इक्वल टू 1.50, ये आपको टेबल 4 पेज 29 पे मिलेगा, फर्स्ट रो में। टेबल 4 ये दिखा देता हूँ आपको, टेबल ये सब पढ़ने नोट कर लीजिएगा सारी, ये कोई चीज छोड़नी नहीं है, हर चीज नोट कर लो। टेबल 4 पेज 1 पेज 29 आप देखेंगे अगर तो टेबल 4, ये देखिए पेज 29 और ये टेबल 4 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर लोड्स। तो इसमें आपको ये जो फर्स्ट रो दिख रही है, तो इसमें ये वाला जो आप देखेंगे डेड लोड हो लाई लोड सबके लिए 1.5 लिया, ये आपको काम में लेना, बस यही काम आएगा आपको, और कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमेशा काम आएगा। ये पहले भी आपको बात बताई जा चुकी है जब हमने आपको बीम डिजाइन अगर आरसीसी जब बीम डिजाइन की थी ना सिंगल डब्ल्यू वगैरह, तब ये चीज हमने काम में ली थी। तो ओके, ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई आपके। अब निकालेंगे टोटल यूडीएल, यानी कि सर्विस लोड, जो आपको दे रखा है सवाल के अंदर 40 किलो न्यूटन दे रखा ना, क्योंकि टोटल सर्विस लोड जो है वो 40 किलो न्यूटन है, तो टोटल फैक्टर लोड कितना हो जाएगा। फैक्टर लोड निकालने के लिए सर्विस लोड को पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड से गुणा करते हैं, 1.5 से गुणा किया तो ये 60 किलो न्यूटन आ गया। अब निकालेंगे डब्ल्यू एफ, एफ का मतलब फैक्टर्ड, स्मॉल डब्ल्यू यानी कि यूडीएल। तो फैक्टर्ड यूडीएल जो हम पर मीटर निकालते ना, तो 4 का भाग लगा दिया, क्योंकि स्पान 4 मीटर है, तो 60 में 4 का भाग लगा तो 15 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये अगर हम न्यूटन पर एमएम बदलें तो ये 15 न्यूटन पर एमएम होगा। जितने किलो न्यूटन पर मीटर होते हैं उतने ही न्यूटन पर एमएम भी होते हैं, क्योंकि किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन और मीटर में 1000 एमएम, तो ऊपर इंटू नीचे इंटू 1000 करेंगे तो कर जाए वो 1000 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 15 किलो न्यूटन पर मीटर और 15 न्यूटन पर एमएम एक ही बात है। अब आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल देना चाहिए। आप जानते हैं ना सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर जब यूडीएल हो स्मॉल डब्ल्यू तो क्या होता था बेंडिंग मोमेंट, ये होता था, आप याद कीजिएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8, ये आप फोर्थ सेम में थर्ड सेम में खूब पढ़ चुके हैं। डब्ल्यू एफ लेंगे, डब्ल्यू एफ एल स्क्वायर अपॉन 8। फिलहाल तो मैं ये 15 किलो न्यूटन पर मीटर ही लेके चल रहा हूँ, एल मैंने 4 मीटर लिया है, 4 स्क्वायर बटा 8,
ये 30 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। इट इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब निकालेंगे मैक्सिमम शियर फोर्स, जो कैपिटल बी हम कहते हैं। ये डब्ल्यू एल बाय टू, डब्ल्यू कौन सा, फैक्टर्ड, तो 15 इंटू एल 4/2, 60/2, 30 किलो न्यूटन। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया 30 किलो न्यूटन मीटर और मैक्सिमम शियर फोर्स आ गया 30 किलो न्यूटन। अब देखिए, आपको जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपको ये फिगर आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसमें जब हम लगाते हैं ना चेक बी अपॉन टी एफ, तो उसमें बी ये लेंगे इसके अंदर भी। तो ये बी कितना होगा, आपको जो दे रखा है बीम सेक्शन ISLB 200 एट द रेट 194.2 न्यूटन पर मीटर, उसके लिए जो फ्लैंज बिट दे रखी है आपको 100 mm, यहाँ जो बी लेंगे काम में, ये 100 का आधा लेंगे 50 mm। TF है 7.3 mm। अब देखिए बहुत सी, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो हमने केवल बेंडिंग स्ट्रेंथ निकाली थी, इसमें हमें सब चेक लगाना है, इसमें बहुत सारे डाटा आपको काम लेने पड़ेंगे। तो आप एक एक चीज को नोट कीजिएगा, ये सारे डाटा हमारे काम आने हैं। तो इस बार हम थिकनेस ऑफ फ्लैंज के साथ में थिकनेस ऑफ वेब भी नोट करेंगे। ये आपको मिल जाएगा टेबल के अंदर, TW यानी कि थिकनेस ऑफ वेब, ये है 5.4 mm। फिर IZ भी काम आएगा इस बार। IZ वाला हम जिसको IX का करते थे, आपको हैंडबुक में, हैंडबुक है ना स्टिल हैंडबुक, उसमें IX मिलेगा वो, लेकिन वो फॉर्मूले में IZ की तरह काम करेगा। IZ आपको मिल जाएगा टेबल से 1696.6 इंटू 10⁴ mm4। मैं चाहूंगा कि आप हैंडबुक से ये सब चीजें बाकायदा खुद देखें और अपने हाथ से लिखें। जब तक अपने हाथ से खुद नहीं लिखेंगे, खुद नहीं करेंगे, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो 1696.6 इंटू 10⁴ mm4, क्योंकि वो आपको दे रखा है सेंटीमीटर फॉर्म में, तो इंटू 10⁴ कर दिया। एच तो चूंकि आपका ISLB 200 है, तो एच तो 200 mm होगा टोटल हाइट इसकी। ZP काम आएगा, ZP मतलब प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, ये आपको मिलेगा इसमें आपके कोड की जो हैंडबुक है, कोड का अब वो कोड में मिलेगा, ये कोड के अंदर ये पेज नंबर जो आपके देखिएगा, लास्ट पेज में बताया था आपको पिछली बार, 138 पेज में मिलेगा, 138 पे। ये जो कई बार हम कह चुके हैं, ये जो आपको एनेक्सर H है ना, इसमें प्लास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ बीज लिखा हुआ है, इसमें आपको मिल जाएगा। ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं इस बारे में। तो आपको ZP 184.34 सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ, इंटू 10⁻³ करेंगे mm³ हो जाएगा। इसी तरह से आपको इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस भी काम आएगा, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगा, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए वो भी हम लिख लेते हैं। इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस ZE, वो उसी पेज में मिल जाएगा दूसरे कॉलम के अंदर। उसके ZP का जो कॉलम है ना, उसके पहले वाले कॉलम में ये 169.70 सेंटीमीटर क्यूब था, इंटू 10⁻³ किया, mm³ हो गया। अब देखिएगा, एक नई चीज हमें काम लेनी है, ये मुझे पिछली वीडियो में भी काम लेनी थी, इसमें मैंने विशेष रूप से इसको ध्यान रखा। रेडियस एट रूट R1, क्या होता है कि हम जब वो चेक लगाते हैं ना कि कौन सी क्लास है, क्लास 1 है, क्लास 2 है या क्लास 3, तो उसके अंदर हमने फ्रेंच के साथ साथ न्यूट्रल एक्सिस पर भी चेक लगाना पड़ता है, जिसमें आपको ये जो फ्रेंच की बात थी ना, उसमें याद होगा B/TF लिया था मैंने, और न्यूट्रल एक्सिस पर चेक करते वहां H/TW काम आएगा। तो ये H/TW भी हम इसको काम में लाएंगे। H नहीं, सॉरी D होना चाहिए, D/TW, इट इज नॉट H, इट इज D/TW। ये गलती से मैंने H लिख दिया, यहाँ पे D आएगा, D आना चाहिए, इट इज D/TW। और D क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी। तो देखिएगा, D निकालते हैं, ये फिगर वही काम आएगा आपके, सेम पहले वाला, फिगर में कमी नहीं है कोई भी। पहले आपका ये फिगर जो था, ये वाला पेज नंबर 19 पर हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना, देखिएगा ये तो B था, ये TF था, ये देखो D है, वेब की जो डेप्थ है,
वेब की डेप्थ। अब यहाँ रोल्ड स्टील सेक्शन में क्या होता है, कि यहाँ पे कर्व होता है, कुछ रेडियस, कुछ कर्वेचर होता है। तो ये जो है ना, जहाँ ये कर्व दिख रहा है, इसको कहते हैं रेडियस एट रूट R1। तो R1 की वैल्यू आपको मिलेगी हैंडबुक से। जहाँ आपने सारी प्रॉपर्टी देखी है ना, वहां आपको R1 भी मिलेगा। मैं आपको समझा देता हूँ। R1 देखिएगा, जैसे ये है ISLV 200, ये ISLV 200 दिख रहा है आपको। यहाँ आपको R1 नहीं मिलेगा। अगला जो पेज है, कैसे देखेंगे, इसकी आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि हर पेज पे ये ISLV लिखा नहीं मिलेगा आपको। ISLV 200 जी, ये कौन सा नंबर है? देखो, ये ब्लॉक, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे ब्लॉक में लास्ट ये वाला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ये ISLV 200 यहाँ पे आ रहा है। और इसका जो अगला पेज है, ये हमारा पेज नंबर 2 है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी अगले पेज पर भी है। ये देखिएगा, ये अगले पेज पर इसकी प्रॉपर्टी है। और ये यहाँ देखिएगा, ये 1 2 3, ये देखो ISLV 200 लिखा नहीं यहाँ पर, लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपको मिलेगा R1, देखिएगा, रेडियस एट रूट R1, रेडियस एट रूट R1। ये कौन सा वाला है? ये आपके, देखिए मैंने कहा था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का लास्ट। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का लास्ट, ये 9.5 mm, ये आपको मिलेगी 9.5 mm रेडियस एट रूट R1। ये मुझे पिछले वीडियो में भी करना था, आप इस पर ध्यान रखें। अब देखिएगा, अब जो डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, एच में से TF प्लस R1 का दुगना करना है, क्योंकि ऊपर का फ्लेंज है, नीचे का फ्लेंज है। तो TF प्लस R1 ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, तो 2 टाइम्स कर दिया। ये सब वैल्यूज पुट किए मैंने, एच की 200, TF की 7.3, R1 की 9.5, और जब सोल्व किया इसको तो 166.4 mm आया। अब ये जो पेज 18 पे टेबल 2 है, पेज 18 पे टेबल 2, आपको मैंने याद होगा पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ये जो B/TF है रोल्ड सेक्शन के लिए, B/TF 9.4 एप्सिलॉन या उससे कम तो क्लास 1 प्लास्टिक है, इससे ज्यादा लेकिन इससे कम तो क्लास 2 कॉम्पैक्ट है, और इससे ज्यादा लेकिन इससे कम तो क्लास 3 सेमी कॉम्पैक्ट है। ये हमने चेक बताया था आपको, देखिए यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग एलिमेंट ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज, ये कंप्रेशन फ्लैंज की बात की थी। एक चेक और भी होता है जो आपको लगाना चाहिए, वो यहाँ पर है, न्यूट्रल एक्सिस एट मिड डेप्थ, न्यूट्रल एक्सिस एट मिड डेप्थ। इसमें जो काम आता है, इसमें D/TW काम आता है, D/TW। वहां क्या काम आता था, B/TF, क्योंकि वो बात थी फ्रेंच की या बात चल रही वेव की, तो D/TW। और इसमें ये 3 जो वैल्यू है, ये देखिए यहाँ पे 84 एप्सिलॉन, 105 एप्सिलॉन और 126 एप्सिलॉन। तो डी जैसे B/TF की वैल्यू की रेंज आपको दे रखी ना, ऐसे ही D/TW की रेंज भी आपको दे रखी है। तो ये आपके पहला केस होगा प्लास्टिक, ये दूसरा कॉम्पैक्ट, तीसरा सेमी कॉम्पैक्ट। ये भी आपको चेक करना है, एक फॉर्मेलिटी है जो पूरी करनी है आप, वो मैंने इसमें पूरी की है। यहाँ मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे, ताकि आपको ध्यान रहे। ये B/TF है और ये D/TW है। तो B/TF की वो 3 वैल्यू ये थी, 9.4 एप्सिलॉन, 10.5 एप्सिलॉन, 15.7 है। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका था, ये आपको नहीं बता पाया था, आपको इसमें याद रखना है। 84 एप्सिलॉन, 105 एप्सिलॉन, 126 एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन क्या होता है, 250/FY का स्क्वायर रूट। देखिए हमेशा 1 ही आता है ये, सॉरी। अब देखिए मैंने B/TF निकाला, तो ये 50/7.3 आया, 6.85, जो कि 9.4, और एप्सिलॉन कितना 1, तो 9.4 से कम है, यानी ये 1 इस कैटेगरी में आ गया। इससे कम है ना ये,
6.85 ही है। तो हमारा केस कौन सा हो गया? प्लास्टिक, यानी केस 1, क्लास 1। और जब मैं निकाला डी अपॉन टी डब्ल्यू, तो डी निकाला मैंने अभी, आप देखिए 166.4, और टी डब्ल्यू जो है वो 5.4 है। ये 30.81 आया, 30.81, और एप्सिलॉन 1 ही है। तो ये देखिए फर्स्ट केस जो है आपका, ये मैंने यहाँ भी गलती से 105 लिख दिया है, 105 नहीं होगा, 84 होगा। ये क्या है कि थक जाते हैं कभी कभी, तो जल्दी में कोई चीज मिस्टेक हो ही जाती है। ये आपको देखे ना, फर्स्ट केस ही है, 84 एप्सिलॉन से कम है। तो एप्सिलॉन आपको कितना था? 1 था ना, ये लेस देन जो है 84 है। एट्टी फोर इंटू 1, इससे कम या बराबर हो तो ये केस बनता है, और केस आता है। तो इसका मतलब देखिए, हम इन दोनों चेक के अंदर आप देखते हैं कि इस कैटेगरी में आ रहा है, यानी कि प्लास्टिक, यानी कि क्लास 1 में आ रहा है। तो सेक्शन इज प्लास्टिक, ओके। ये पहला स्टेप है, इस बात को आप अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि हम जब कभी कोई क्वेश्चन करेंगे ना, हमेशा चेक करने के लिए, तो ये सारी बातें अपन पहले ही कर लेंगे। हम कोई भी चेक लगाएंगे उसके तो पहले ये सब बातें नोट कर लेंगे। नाउ स्टेप टू क्या है? हमें चेक लगाना था शेयर में, चेक इन शेयर। चेक इन शेयर कैसे निकालेंगे? डिजाइन शेयर फोर्स जो था, वो था मैक्सिमम शेयर फोर्स के बराबर, जो कि वी है, जो कि 30 किलो न्यूटन। हम पहले निकाल चुके हैं, देखिए हम निकाल चुके हैं 30 किलो न्यूटन। अब देखिए आगे, ये तो हुआ डिजाइन शियर फोर्स, ये फैक्टर लोड की बेस पे निकाला है। अब हम निकालेंगे डिजाइन शियर स्ट्रेंथ। अगर डिजाइन शियर स्ट्रेंथ जो है वो लिमिट में है, तो बिल्कुल हमारा सेफ रहेगा, अन्यथा अनसेफ होगा। और शियर स्ट्रेंथ जो होती है वो शियर फोर्स से ज्यादा होनी चाहिए। देखते कैसे निकालते हैं। इसके लिए आप जाइए पेज नंबर, सब कुछ कोड में है, आपको कुछ अपने मन से करना ही नहीं है, आपको केवल कोड याद रखना है, कोड के पेज याद रखना है। पेज नंबर 59 8.4, पेज नंबर 59 854, ये बताना बहुत जरूरी है। पेज नंबर 59, ये देखिएगा, पेज नंबर 59, और ये आपके 8.4 शेयर में चेक के लिए है। 8. तो मैंने देखिए बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये सब कुछ मन से नहीं लिखा है, सब कुछ कोड में है। तो हमें डिजाइन सिस्टम निकालनी है, तो मैंने क्या लिखा है? वीडी, वीडी मतलब डी मतलब डिजाइन, वी मतलब शेयर होता है, वीडी है ना डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ। तो इसके लिए क्या होगा कि आपको वी एन यानी कि नॉमिनल के अंदर गामा एमओ का भाग लगाना पड़ेगा। ये यहाँ सब कुछ लिखा है, ये भी आपको कुछ नोट नहीं करना। ये देखिएगा, ये देखिएगा, दिख रहा है आपको यहाँ पे 8.4 के अंदर ये लिखा है यहाँ पे, वीडी डिजाइन स्ट्रेंथ इजिकल टू, आपको लिखा मिलेगा यहाँ पे वी एन, ये वी एन है, ये वी एन अपॉन गामा एमओ, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे वी एन अपॉन गामा एन, और वी एन वीपी के बराबर होता है, वी एन इजिकल टू वीपी होता है। क्या लिखा हुआ? द नॉमिनल प्लास्टिक शेयर रेजिस्टेंस अंडर प्योर शेयर इज गिवन बाय वी एन इजिकल टू वीपी। मतलब ये जो वी एन है वो वीपी द्वारा दिया जाता है। वीपी क्या होता है वो लिखा हुआ, वेयर वीपी इजिकल टू, ये फॉर्मूला देखेगा, एवी एफ वाई डब्ल्यू अपॉन रूट थ्री, एवी एफ वाई डब्ल्यू अपॉन रूट थ्री। ये देखिएगा, पहले तो वीएन को वीपी लिख दिया एज पर कोड, और वीपी की वैल्यू है एवी एफ वाई डब्ल्यू अपॉन रूट थ्री अपॉन गामा एमओ होगा, और एवी की वैल्यू जो है वो एच इंटू टी डब्ल्यू है। ये देखिएगा, एवी की वैल्यू, ये हॉट रोल के लिए लिखा नहीं यहाँ पे,
एबी का मतलब होता है शेयर एरिया, ए मतलब एरिया, वी मतलब शेयर, एबी का मतलब शेयर एरिया। और शेयर एरिया जो आपको मिलेगा, हमेशा ध्यान रखना, आपको हॉट रोल सेक्शन के लिए काम लेना है, वेल्डेड के लिए नहीं लेना है। ये काम आते हैं आपके रॉड डिस्टल सेक्शन। तो हॉट रोल के लिए H इंटू TW होता है। H क्या है? H है इसकी ओवरऑल डेप्थ, जैसे ISLB 200 है तो इसके अंदर 200 आएगी, और TW जो हमने ली हुई है, ये हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दी AB की जगह, H इंटू TW। और ये FYW है ही है अपॉन √3। और मेरे ख्याल से आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया ना। तो ये सब चीजें आपको कोड से मिल रही है। फिर बता दूं, VD इक्वल टू VN अपॉन गामा MO। VN VP के बराबर होता है, गामा MO। और VP जो होता है वो AB इंटू FYW अपॉन √3 होता है अपॉन गामा MO। AB जो होता है HTW होता है इंटू FY अपॉन ये वाला, ठीक है ना। अब इसको मैं जरा एक शेड्यूल फॉर्म में ले लेता हूँ, देखिए कैसे। F गामा W दिख रहा है आपको, ये F गामा W ये लिख दिया मैंने। फिर ये √3 इंटू गामा MO, √3 इंटू गामा MO नीचे लिख दिया। फिर ये HTW मैंने यहाँ लिख दिया। ये पेज 59 8.4 आर्टिकल में मिलेगा आपको, क्रॉस में मिलेगा। आप चाहे तो इसको याद भी रख सकते हैं, लेकिन अगर याद रखेंगे, गलती हो गई कभी एक भी छोटी मोटी, तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। आप मेरी राय मान के जो मैं कहता हूँ वैसे करेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। ये हमने डिजाइन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बता दिया आपको, कैसे बना वो समझा दिया आपको, ये सब कुछ कोड में लिखा हुआ है। अब देखिए इसके अंदर एफ गामा डब्ल्यू क्या है। एफ गामा डब्ल्यू है, एफ सॉरी गामा नहीं, एफ वाई डब्ल्यू। ये गामा इट इज वाई, इट इज नॉट गामा। एफ वाई डब्ल्यू, वाई मतलब ईल्ड, तो ईल्ड स्ट्रेंथ ऑफ वेब। और ये एफ वाई डब्ल्यू जो बार बार गलती से इसको मैं गामा डब्ल्यू बोल रहा था, इट इज नॉट एफ गामा डब्ल्यू, इट इज एफ वाई डब्ल्यू। तो ये डब्ल्यू का मतलब है वेब, वाई का मतलब ईल्ड। आप जानते हैं एफ आई की वैल्यू जो होती है स्टील के लिए, वो 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। अब वो वेब हो तभी वो होगा, फ्लैंज हो तभी वो होगा। इसका मतलब एफ वाई डब्ल्यू भी एफ आई के बराबर ही होगी, जो कि 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। और ये वैल्यू होती है एफ आई की, एफ ई 415 ग्रेड स्टील के लिए। एच ओवरऑल डेप्थ 200 mm। TW थिकनेस ऑफ वेव हम पहले नोट कर चुके 5.4 mm। और गामा एमओ एज पर जो टेबल हमने पहले समझा रखा, पिछले क्वेश्चन में कर चुके 1.1 जो है आपके सामने है। अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ रखेंगे, जैसे ये एफ वाई डब्ल्यू है ना, ये लिखा हमने कितना 250, √3 गामा एमओ, √3 1.1, फिर HTW यानी कि 200 इंटू 5.4, ये न्यूटन में आएगा, शेयर फोर्स है ना। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये 141713 न्यूटन, इट मीन्स 3 से 10 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो 141.713 किलो न्यूटन हो जाएगा। इतनी स्ट्रेंथ है, जबकि जो मैक्सिमम शेयर फोर्स आ रहा था वो 30 किलो न्यूटन ही था। ओके, यानी जितना फोर्स आ रहा था उससे ज्यादा कैपेसिटी है शेयर के अंदर। अब इसमें एक चेक और लगाते हैं। एक मोटे तौर पर तो ओके है, लेकिन हम ये देखेंगे कि हाई शेयर है या लो शेयर है। तो ये हेडिंग लगा दें, चेक फॉर हाई ऑब्लिक लो शेयर। उसमें क्या होता है कि 0.6 VD जो होता है, ये भी कोड के अंदर है, कोड में मिल जाएगा आपको, वहीं पे सब कुछ यहाँ मिलेगा आपको पेज 59 पर ही, कि जो 0.6 VD है, 0.6 इंटू VD वो निकालते हैं। तो 0.6 इंटू VD कितना था? VD था ये आपके 141.713। तो इसका मैंने गुणा किया 0.6 से, तो ये आ गया आपके 85.0278 किलो न्यूटन। तो 0.6 VD जो है वो भी इससे ज्यादा है। इसका मतलब ये लो शेयर केस है। अगर 0.6 VD उसको क्रॉस कर जाता फिर हाई शेयर केस बन जाता, ध्यान दीजिएगा। पर ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये लो शेयर केस है, हैंस सेफ इन शेयर, हैंस सेफ इन शेयर। तो नॉर्मली आप अगर ये तो खैर क्वेश्चन हमको डिजाइन नहीं करना था, ये तो हमको सेक्शन दे रखा है, हम डिजाइन करेंगे तब भी नॉर्मली ये सेफ ही आता है। यानी आपके जो वीडी निकलता है ना, उसका जब 0.6 लेंगे यानी उसका 60%, वो भी एक्चुअल जो शेयर फोर्स आ रहा है मैक्सिमम उससे ज्यादा आना चाहिए।
और ज्यादा आ रहा है यहाँ पे 85.0278 किलो न्यूटन, इससे ज्यादा है 30 किलो न्यूटन, इसका मतलब सेफ है, लो शेयर केस है। तो ये चेक फॉर शेयर हो गया। अब करेंगे चेक इन बेंडिंग स्ट्रेंथ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, लेकिन वहां क्या था, हमने बेंडिंग स्ट्रेंथ निकाली थी। यहाँ बेंडिंग स्ट्रेंथ निकाल के फिर हम चेक करेंगे, वो चेक इसमें करेंगे। पिछली वीडियो में चेक हमने नहीं किया था, इसमें भी कोई नई चीज होगी। पहले तो देखिएगा, हम निकालेंगे एमडी। ये नहीं, एमडी का फॉर्मूला पता है ना, पेज 53 पर 8212 पे सारा, हम पहले इसको अच्छे से समझ चुके हैं। बीटा बी इंटू जेड पी इंटू एफ आई बटा गामा एमओ होता है, और ये पूरा निकालना मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था। बीटा बी हमेशा 1 आता है, जेड भी आपको स्टील टेबल से मिलेगा 184.34 इंटू 10⁻³ एफ आई 250 और ये गामा एमओ 1.1 न्यूटन में आ जाएगा। तो ये जो आपको एमडी मिला, ये मिलेगा 418,954.54.55 न्यूटन एम। इसको बदलेंगे किलो न्यूटन मीटर में, तो 10⁻6 से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 41.8954 89545455 किलो न्यूटन मीटर। अब जो ये तो बेंडिंग स्ट्रेंथ है, ये बेंडिंग स्ट्रेंथ है बीम की। अब क्या है, हमें चेक करना है कि सेफ है कि नहीं है। उसके लिए पेज 53 देखिएगा, 8.2.12 पेज 53। पेज 53, ये हम आपको पिछली वीडियो में सिखा चुके थे अच्छी तरह से। क्या लिखा है, डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ निकालना सिखा दिया आपको मैंने। लेकिन चूंकि हमें इस बार इस क्वेश्चन में चेक करना है, तो चेक कैसे होता है वो आपको सिखाएंगे। जो पिछली वीडियो में ना तो हमें जरूरत थी, इसलिए हमने इसको आपको सिखाया नहीं। पिछली में तो आपको एमडी ही निकालना था, बस इस बार चेक करना है। चेक करने के देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा इस चीज को। टू अवॉइड irreversible deformation under serviceability loads. To avoid irreversible deformation under serviceability loads, MD shall be less than, ये चेक है, ये जो MD निकाला ना आपने, should be less than 1.2 JD into FI बटा गामा MO। ये इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, हमारा केस सिंपली सपोर्टेड बीम का ही है। लेकिन कभी सवाल कैंटिलीवर को भी आ सकता है, तो कैंटिलीवर में ये 1.2 की जगह पे 1.5 हो जाएगा, बस बाकी सब कुछ वही है। तो ये चेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये नई चीज है, हालांकि पॉइंट वही है, उसी क्लॉज में आ रहा है, 8.2.1.2 में आ रहा है, क्लॉज वही है, फॉर्मूला वही है। इससे बेंडिंग स्ट्रेंथ निकलेगी, और ये बेंडिंग स्ट्रेंथ जो है वो इससे रिलेट की गई है कि ये जो वैल्यू आती है आपकी, लिखा शैल बी लेस देन, कम होनी चाहिए 1.2 जेडी एफ आई बटा गामा एम। तो ये अब देखिएगा, ये 8212 है ये वाला। अब ये पेज 53 8212 पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ था ना, कि जो एमडी निकालेगी ना आप, ये शुड बी लेस देन 1.2 जेडी एफ आई बटा गामा एमओ इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम्स, एंड शुड बी लेस देन 1.5 इंटू जेडी एफ आई अपॉन गामा एमओ इन केस ऑफ कैंटिलीवर। हमें फिलहाल ये काम लेंगे सिंपली सपोर्टेड का, लेकिन मैंने साथ साथ लिख दिया है, ध्यान रहे आपको। नाउ अब हम ये 1.2 जेडी एफ आई अपॉन गामा एमओ निकालेंगे। तो 1.2 जेडी आपको मिल जाएगा स्टेट लेवल से, एफ आई 250 न्यूटन पर मीटर, गामा एमओ 1.1 देखा हमने। तो ये 46281 818.18 न्यूटन एम, 10⁻6 से डिवाइड किया तो 46.28181818 किलो न्यूटन मीटर आ गया। अब देखिए, हमने क्या चेक करना था कि जो एमडी निकला हमारा ये वाला, ये इससे कम होना चाहिए। ये 41.89 और ये 1.2 वाला कितना था, 46.28। तो 41.89 जो है वो 46.28 से कम है, दिस इज लेस देन दिस, ओके सेव। ये सब आपका चेक हो गया, किसमें, बेंडिंग स्ट्रेंथ में।
चेक इन बेंडिंग स्ट्रेंथ। हम जब भी कोई डिजाइन के साथ अगले वीडियो में करेंगे डिजाइन के क्वेश्चन, इस तरह से हम चेक करेंगे बेंडिंग स्ट्रेंथ में। हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे स्ट्रेंथ और इससे हम चेक करेंगे। अगर कैंटिलीवर होता तो ये 1.5 करते हैं यहाँ पे। अब लास्ट स्टेप, स्टेप 4, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। चेक फॉर, बहुत सिंपल चेक है ये, कि जो वाई मैक्स निकालेंगे हम, एक्चुअल जो डिफ्लेक्शन निकलेगा ड्यू टू लोड्स, वो स्पान बटा 300 से कम होना चाहिए। ये आपको पेज 31 में मिलेगा, पेज 31। यहाँ बहुत सी बातें हैं आपको याद रखनी होंगी। इस पे काफी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही बन सकता है। ये देखिएगा, ये पेज 31, बहुत सारे केस दे रखे इसके अंदर, अलग अलग। देखो कहीं कहीं पर स्पान बटा 150, कहीं कुछ है, कहीं बहुत सारे अलग अलग। पर आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो डिफ्लेक्शन होते हैं लेटरल, एक होते हैं वर्टिकल। लेटरल होते हैं जब लोड लगते हैं हॉरिजॉन्टल, जो आपके कोर्स में नहीं है। आपके जितने भी डिफ्लेक्शन होंगे ना वो वर्टिकल होंगे, वर्टिकल। ये देखो वर्टिकल, ये लेटरल, यानी एक तो ये डाटा काम आएंगे, ये वाले, इधर वाले, ये समझ लो आप यहाँ तक, ये यहाँ पर, ये जो देख रहा है लेटरल, ये वाला, ये आपकी काम नहीं आएंगे, ये कुछ भी काम नहीं आएंगे, ये वाले ये काम नहीं आएंगे। और या फिर ये नीचे भी देखो लेटरल है, ये भी काम नहीं आएगा, ये नीचे ये काम नहीं आएंगे। और आपके मोस्टली यही काम आते हैं, ये वाले, इवन वो भी नहीं आते हैं, क्योंकि वो जो है आपके इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए। देखा ना, देखिए जरा, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, अगर आपके क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हो कि फॉलोइंग डाटा इज फॉर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, औद्योगिक भवन के लिए है, तो फिर ये डाटा काम आएंगे, ये वाले। और नॉर्मली आपके जो केस इंडस्ट्रियल नहीं आता, सिंपल अदर बिल्डिंग्स में आता है, तो आपके यही काम आएंगे। उसमें भी लाइव लोड, और आपके जो इसमें कैंटिलीवर है नहीं, तो फ्लोर लोड एंड रूफ लोड के, ये फ्लोर एंड रूफ के लिए काम आएगा, तो उसके लिए आपके स्पान अपॉन 300। अच्छा, यहाँ एक और चीज भी है, स्पान बटा 360 भी है, ध्यान दीजिएगा। ये मैं स्पेशली आपको कह रहा हूं। इसमें क्या फर्क है, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है। ये लिखा हुआ एलिमेंट्स नॉट ससेप्टिबल टू क्रैकिंग, यानी एलिमेंट हम क्यों माने कि क्रैकिंग है, हम तो ये मान के चलेंगे नॉट ससेप्टिबल टू क्रैकिंग, उस केस में ये है। और अगर एलिमेंट ससेप्टिबल टू क्रैकिंग होता तो फिर ये स्पान बटा 360 होता। ये ध्यान रखना, ये चीज आपके एमसीक्यू में आई है, इस बात को बहुत ध्यान रखिए आप। हम जब अपनी ओर से काम कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं या चेक करें, हम ये चेक ही लगाएंगे, ये मानते हुए कि एलिमेंट्स नॉट ससेप्टिबल टू क्रैकिंग, स्पान बटा 300। तो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और बात, हम निकालेंगे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सर्विस लोड के बेस पे, इसमें हम वो फैक्टर लोड नहीं लेंगे, क्योंकि ये डिफ्लेक्शन जो होता है ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है। डिफ्लेक्शन आता है सर्विसिबिलिटी के अंतर्गत, तो हमें सर्विस लोड ही काम में लेना है, या फैक्टर लोड काम में नहीं लेंगे। अब आपको ये पता ही है, आपने फोर्थ में पढ़ा था डिफ्लेक्शन के अंदर कि जो अगर बीम पे लग रहा हो यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पूरे स्पैन पर, तो वाई मैक्स का फॉलो होता है 5/384 WL4 अपॉन ई आई। ये आई का मतलब आई एक्स होता था, या एक्स की जगह जेड काम आएगा, आई जेड काम आएगा। 5/384 स्मॉल WL4 अपॉन ई आई। मैंने स्टार क्यों लगाया, स्टार इससे लगाया है, यहाँ लिख दिया मैंने कि W जो आपको लेना है वो फैक्टर नहीं लेना है। देखा ना, W इज नॉट इक्वल टू फैक्टर लोड। यहाँ W क्या लेंगे, एक्चुअल जो लोड लग रहा था आपका, कितना लग रहा था, 40 किलो न्यूटन टोटल, तो उसमें 4 का भाग लगा है क्योंकि स्पान 4 मीटर है, तो वो हो गया 10 किलो न्यूटन पर मीटर। और 1 किलो न्यूटन पर मीटर कहूं या 1 न्यूटन पर mm कहूं, एक ही बात है। तो 10 किलो न्यूटन पर मीटर जो है वो 10 न्यूटन पर mm के बराबर भी है। और क्योंकि ये सर्विस लोड के बेस पे होता है, क्यों, क्योंकि सर्विसिबिलिटी कंडीशन जो है वो लागू होती है इसमें डिफ्लेक्शन के अंदर। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चे गलती करते हैं, फैक्टर लोड ले लेते हैं, पूरा आंसर गलत हो जाता है, नंबर कट जाता है। अब सारी डाटा मैंने रख दी है, 5/384
W10 लिया, L 4000 mm है 4, ये IZ का मतलब IX, तो हम पहले डाटा लिख चुके हैं। अब स्टेप 1 ये सब डाटा हम स्टेप 1 में लिख चुके थे। सॉल्व किया इसको तो 9.82 mm आया, 9.82 mm आया ये वैल्यू। अब मैंने क्या किया, स्पान बटा 300 किया, 4000 बटा 300 तो 13.33 mm आया। हम क्या कहते थे कि ये जो वाईमैक्स आता है सर्विस लोड के कारण, वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 9.82 mm इससे ज्यादा नहीं है, इट इज लेस देन, एज वाईमैक्स इज लेस देन स्पान अपॉन 300, क्योंकि 9.82 mm 13.33 mm से कम है, हेंस सेव। ओके, तो मुझे आशा है कि आपने वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा और बराबर आप लोगों ने इसको नोट भी किया होगा। इस बार मैं पेपर को थोड़ा जो है इस वीडियो में नहीं, मैंने बहुत धीमे धीमे बताया, लेकिन फिर भी आप इसको अगर मान लीजिए पॉज करके नोट करना चाहें तो मैं एक बार इसको घुमा देता हूँ स्क्रीन पे पेपर को। जहां भी काम करते हैं हर जगह रेड पेन से मैंने लिखा है कोड का जो प्रावधान है, क्लॉज नंबर वगैरह, पेज नंबर, तो आप इसको नोट करते रहें। उसके बाद ये एक बार अपने हाथ से काम कर लेंगे तो कभी दिक्कत आएगी नहीं आपको। और ये जो चेक लगा है तीनों, ये चेक भी मेरे ख्याल से अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो नॉट मोर देन 15 to 20 मिनट्स, नॉट मोर देन। लास्ट पेज है हमारा। तो इस तरह से हमने ये पूरा लगा। अच्छा हाँ, एक बात मैंने कही थी, जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने क्या किया था कि वो एक ये जो चेक आप देख रहे हैं ये वाला, मैंने जब वो क्लास चेक करनी थी ना मेरे को, बीम की जो क्लास, उसमें ये वाला चेक तो लगाया था पिछले वीडियो में, B/TF वाला, ये मैंने नहीं लगाया था। हालांकि एक फॉर्मेलिटी है लेकिन लगाना जरूरी है। तो मैंने अब आपको बता देता हूँ, ये वाला सेम हमने पिछले वीडियो जो आपका केस है ना, ये मेरा वीडियो नंबर 1 था, इट वाज माय वीडियो नंबर 1। पूरा क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में किया था आपको, तो मैं उसमें ये आप चाहे तो नोट कर लें, ये मैंने चेक लगा लिया। ये वीडियो नंबर 1 के क्वेश्चन की बात चल रही है, उसमें कुछ बातें H 350 था, याद करो, उसमें IS LV 350 था, तो H हो गया 350। R1 रेडियस एट रूट 16 mm, टेबल से मिल जाएगा। TW थिकनेस ऑफ वेव, ये वो चीजें जो मैंने पिछली बार नोट नहीं की थी। 7.4 mm थिकनेस ऑफ फ्लैंज 11.4 mm। डी डी का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, H-2 इंटू R1 प्लस TF। अभी इस वीडियो में किया था ना, H 350 है तो 2 इंटू ये R1 है 16 और TF है 11.4। सॉल्व किया तो आपको डी मिल गया 295.2 mm, डी मिल गया। अब निकाला मैंने डी अपॉन TW 295.2 अपॉन 7.4 विच इज 39.89, और ये 84 एप्सिलॉन से कम है, प्लास्टिक हो गया 39.84। अब देखिएगा 39.84 जो है वो 84 से कम है, ये देखिएगा, ये वाला फर्स्ट केस 84 एप्सिलॉन से एप्सिलॉन बना होता है। ये आपको चेक जो है जो मैंने इस वीडियो में लगाया, ये आपको उसमें भी लगाना था। ये दोनों जब लगते हैं ना तब फाइनल होता है कि कौन सी आपकी क्लास है, क्लास 1 है कि क्लास 2 है, ये क्लास C है। तो दोनों ही क्लास 1 के लिए आ रहे हैं, प्लास्टिक स्टेज के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अब तो मैंने बहुत अच्छे से हर चीज को करा दिया, कोई चीज छोड़ी नहीं, मैंने कहीं पर भी कुछ भी नहीं छोड़ा है।
और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से करेंगे और बहुत प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ मैं अपने बात को समाप्त करते हुए वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।